गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा जो वीडियो लेक्चर है, इवन दो इट इज़ वीडियो लेक्चर, लेकिन अब तक हमने जूम क्लाउड ऐप पे क्लासेस ली थी। थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे थे, तो मैं ये एक ट्रायल ले रहा हूँ कि हम वीडियो क्लासेस जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर सकें। हमने अब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 2 सेशंस या लेक्चर्स डिस्कस किए थे। हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है इवन दो प्रायर पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव हो। नाउ जो डेफिनेशन थी वो थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। उस सीरीज में हमने सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट पढ़ लिया था और हमारा आज का डिस्कशन सेक्शन 5 है बिल ऑफ एक्सचेंज। और वी कैन से that this video lecture is about section 5 of negotiable instrument act 1881, that is bills of exchange। हमने जो प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल लिया था, हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आप देखें यहाँ पे मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए मिस्टर बी को, या फिर मिस्टर ए ने मनी लैंड की मिस्टर बी को। अगर मिस्टर ए बी को गुड्स बेचते हैं तो ए हुए क्रेडिटर फॉर गुड्स। अगर ए ने लोन दिया तो ए हुए क्रेडिटर फॉर मनी, यानी इस एग्जाम्पल में ए क्रेडिटर है और बी जो है वो डेटर है। प्रॉमिसरी नोट में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो ड्रॉ करते हैं या मेक करते हैं डेटर। हमारे एग्जाम्पल में बी जो है वो डेटर है और इस बी ने ए के फेवर में प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया था या मेक किया था, जिसमें वो प्रॉमिस टू पे कर रहा था। लेकिन एज फार एज बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ड्रॉ करता है, यानी मिस्टर ए जो कि क्रेडिटर है वो बिल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज बी के ऊपर। बी जो है वो डेटर है और इस ड्रॉन बिल में मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑर्डर देंगे, अपने डेटर को ऑर्डर देंगे। प्रॉमिसरी नोट में डेटर प्रॉमिस कर रहा था पे करने का, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ऑर्डर देगा अपने डेटर को टू मेक पेमेंट। तो ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, राइट। इन जनरल आप जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस लगता है, तो मिस्टर बी जो है ये रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करके बिल रिटर्न कर देंगे मिस्टर ए यानी क्रेडिटर को। यहां जैसे ही ए ने बिल एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टर हो गया, मिस्टर ए जो है वो ड्रॉर थे, राइट। मिस्टर बी जिनने बिल एक्सेप्ट किया वो ड्रॉई है। ए ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉर। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई। ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर बन गए और एक्सेप्ट किया इसको ए के फेवर में। यहां पे बी जो है वो पेयर भी कहलाएगा क्योंकि वो पेमेंट करेगा, और ए जो है वो पेई कहलाएगा क्योंकि ए के फेवर में पेमेंट होना है। नाउ इस जनरल डिस्कशन के बाद हम आते हैं हमारे अगले डिस्कशन, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 5 में। बच्चों ये डेफिनेशन हमारे नोट्स में है, मैंने इसको बस यहाँ पे स्प्लिट करके लिख दिया है। ये बेयर लॉ का एज इट इज सेक्शन नंबर 5 है। अब देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by maker directing certain person to pay certain sum of money only to a certain person or to the order of certain person or to the bearer of instrument। now definition जो है उसके कुछ टर्म्स जो हैं उसको हम क्लियर करते जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो प्रॉमिसरी नोट से मिलती जुलती है, जैसा कि हमने सेक्शन 4 डिस्कस किया था। फिर भी देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जैसे प्रॉमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था, वैसे भी बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है।
अगर क्रेडिटर अपने डेटर को ओरली ऑर्डर दे टू मेक पेमेंट, देन दैट ऑर्डर इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ये राइटिंग में रिक्वायर्ड रहता है। दूसरी चीज, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल होना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे प्रॉमिसरी नोट के, वही सेम एग्जांपल्स एज इट इज यहां पे भी कंटिन्यू होंगे। अगर क्रेडिटर अपने डेटर को ऑर्डर दे टू मेक पेमेंट ऑन मंडे इफ इट रेन्स, तो ये कंडीशन हो गई, कंडीशनल बिल वैलिड नहीं होता है, बिल अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसे ही अगर क्रेडिटर अपने डेटर को ऑर्डर दे टू मेक पेमेंट इफ कैटरीना कैफ मैरीज मी, इस प्रकार की भी कंडीशन वैलिड नहीं होगी, राइट। लेकिन जैसा प्रॉमिसरी नोट में हमने डिस्कस किया था, वैसे यहां पे भी डेथ इज सर्टेन टू हैपन। अगर कंडीशन डेथ से रिलेटेड डाली गई, क्रेडिटर ने डेटर को ऑर्डर टू पे किया आफ्टर 2 days ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर जेड, तो ये एक वैलिड कंडीशन होगी, क्योंकि डेथ इज सर्टेन टू हैपन। और इस पे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं, मेरे नोट्स में भी हैं, इस लेक्चर के साथ जो मैं फोटोज शेयर करूंगा उसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। आगे अनकंडीशनल में इन जनरल कंडीशन होगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड, लेकिन डेथ से रिलेटेड कंडीशन होगी तो वो वैलिड, क्योंकि डेथ इज सर्टेन टू हैपन। ऑर्डर टू पे, हमने देखा था जब हम प्रॉमिसरी नोट पढ़ रहे थे, तो प्रॉमिसरी नोट में यहां पे अंडरटेकिंग शब्द था। मैंने बताया था अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस, लेकिन यहां पे ऑर्डर वर्ड है, क्योंकि क्रेडिटर ड्रॉ कर रहा है, डेटर के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, वो उसे ऑर्डर देगा। तो कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, क्रेडिटर अपने डेटर को ऑर्डर दे रहा है, साइंड बाय मेकर। प्रॉमिसरी नोट में मेकर था डेटर, लेकिन अभी मैंने यहां पे बेसिक में आपको बताया कि ए जो है क्रेडिटर है, वो ड्रॉअर है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ड्रॉ करता है, मेकर है वो, और वही साइन करता है, सिर्फ उसी की साइन पर्याप्त है एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो साइंड बाय मेकर, साइन करने के बाद ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी इस इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है अपने डेटर को, ऑर्डर से डायरेक्ट कर रहा है अपने डेटर को, जो कि एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन। अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हो whoever is the holder of instrument, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पर्सन मस्ट बी सर्टेन। अगर पर्सन सर्टेन नहीं है तो ऐसे केस में ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। सर्टेनिटी एज टू पर्सन टू पे सर्टेन सम, अगर ऑर्डर टू मेक पेमेंट है लेकिन अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो ये एक इनवैलिड बिल होगा, क्योंकि पेमेंट जो है वो टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, सम मस्ट बी सर्टेन। अगर ऐसा लिखा व्हाट एवर अमाउंट इज ड्यू, और उस व्हाट एवर अमाउंट इज ड्यू के लिए हम ऑर्डर करें टू मेक पेमेंट, तो ये एक वैलिड बिल नहीं होगा, सर्टेन सम होना चाहिए। सर्टेनिटी एज टू पर्सन, सर्टेनिटी एज टू मनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए ही ड्रॉ हो सकता है। अगर क्रेडिटर अपने डेटर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे, लेकिन उसमें डायरेक्शन दे, ऑर्डर दे कि अपार्ट फ्रॉम पेइंग 1 लाख रुपीज 10 kg ऑफ वीट भी देना, तो ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है सर्टेन सम ऑफ मनी। ओनली टू सर्टेन पर्सन को पेमेंट किया जाएगा, जैसे ड्रॉअर, और ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बच्चों ये लैंग्वेज सेम है प्रॉमिसरी नोट जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो या तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। मैंने आपको बताया है इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशंस में, बेसिक में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होंगे। अगर ये बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा तो मियरली बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो सकता है,
यानी जैसे ही ये बिल ड्रॉ किया ए ने बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया ए को, ए उसे एंडोर्स कर सकता है सी को, सी एंडोर्स कर सकता है डी को, डी एंडोर्स कर सकता है ई को, मियरली बाय डिलीवरी। लेकिन यहीं पे अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो ऐसे केस में दो स्टेप्स लगेंगे, एक एंडोर्समेंट और एक डिलीवरी। मैंने आपको बताया था एंडोर्समेंट एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लिखा जाना, आई एम हियर बाय एंडोर्सिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने उसे एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल, बी के लिए बिल्स पेएबल। ए जो है उसे एंडोर्स करे, आई एम हियर बाय एंडोर्सिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू सी और हिज ऑर्डर, ऐसा लिख के साइन करने के बाद डिलीवर किया। तो जब लिख रहे थे तो एंडोर्समेंट, और जब दे रहे हैं डिलीवरी दे रहे हैं तो डिलीवरी, दो स्टेप्स लगी। ऐसे ही सी जो है वो अगर डी को एंडोर्स करे तो क्या, आई एम हियर बाय एंडोर्सिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू डी और हिज ऑर्डर, ऐसा लिख के साइन किया एंडोर्समेंट, लेकिन उसके बाद डी को ये डिलीवर किया तो ये डिलीवरी हो गई। अब ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है प्रॉमिसरी नोट जैसी, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन क्या। पहली बात, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है क्रेडिटर। दूसरी बात, यहां प्रॉमिस टू पे नहीं, यहां पे ऑर्डर टू मेक पेमेंट होता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेम है। तो बच्चों, हमने ये एक बेसिक पढ़ा और उसके बाद हमने सेक्शन 5 पढ़ा। अब आप देखें आपके नोट्स में आगे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, तो हम जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमने ये जो बेयर लॉ की डेफिनेशन है इसको इतना इंटरप्रेट कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ही हमारे सामने आ जाएंगे। तो बच्चों, डेफिनेशन के बाद हम जो अगला डिस्कशन कर रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप देखें आपके नोट्स में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। सबसे पहली बात, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इन राइटिंग होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ओरल ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू मेक पेमेंट होता है क्योंकि ये ड्रॉ क्रेडिटर करता है, तो क्रेडिटर अपने डेटर को डायरेक्शन देता है यानी ऑर्डर देता है। एज अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट, वहां पे प्रॉमिस टू पे था क्योंकि वो डेटर ड्रॉ करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंडीशन डालेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड हो जाएगा। इफ इट रेन्स ऑन मंडे, इफ ए मैरीज टू बी, इफ इट इज अ ट्यूसडे एंड यू मेट मी ऑन 7 PM, इस प्रकार की सारी कंडीशंस इनवैलिड रहेंगी। लेकिन अगर दैट की कंडीशन डाली तो ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। ड्रॉअर साइन करे, सर्टन सम, सर्टेन पर्सन, अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस कर दिया। मनी जो पेएबल है वो सर्टेन होना चाहिए, पर्सन जो है वो सर्टेन होना चाहिए। आगे मनी ऑनली, बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी काइंड में नहीं बनेगा, राइट। एक कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉमिसरी नोट जैसा है, इट मस्ट बी ड्यूली स्टाम्प्ड, यानी रिक्विजिट अमाउंट की स्टाम्प ड्यूटी पे होगी। मैंने आपको बताया था लोकल लॉ ऑफ लैंड जितनी ड्यूटी इम्पोज करता है उस रिक्वायर्ड अमाउंट को कवर करने के लिए उतनी रिक्वायर्ड ड्यूटी स्टाम्प की पे होनी चाहिए, तभी ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ना। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन देखा था। मैंने आपको बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो या तो बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। एक और क्लासिफिकेशन जो मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था आपको, वो ये बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट या डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। ये अलग क्लासिफिकेशन है। नाउ
आरबीआई एक्ट जो है वो ये कहता है कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होने के साथ साथ डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी है, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंस्ट्रूमेंट को आप और मैं डील नहीं कर सकते। यानी आप, मैं, हम सब बिजनेसमैन, डेटर, क्रेडिटर क्या ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? द आंसर इज यस। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, फिर भले चाहे उसके साथ टाइम इंस्ट्रूमेंट हो या डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, वो वैलिड है, अलाउड है एज पर आरबीआई एक्ट। दूसरी बात, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट है, फिर भले चाहे वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो टाइम के साथ साथ या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, तो भी ये वैलिड है, ये अलाउड है। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आपको और हमको और आम जनता को डील करने के लिए आरबीआई एक्ट मना करता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसलिए आरबीआई एक्ट डिनाई करता है कि कोई भी पर्सन ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज में डील नहीं करेगा जो बियरर इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो। बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर अलॉन्ग विथ डिमांड हो नहीं सकता, होता है। क्लासिफिकेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने दिया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो तो हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बताएगा। लेकिन आरबीआई एक्ट ने डिनाई किया है आम जनता ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज में डील नहीं करेगी जो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो अलॉन्ग विथ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने एक बेसिक डिस्कस किया अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात हमने डिस्कस की है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए एग्जाम में, आप देखें हमने जब डेफिनेशन को एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, तो ये ऑटोमेटिकली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके थे। उसके अलावा हमने जो डिस्कशन किया, ये डिस्कशन आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से था और इस एक्ट ने मना किया। सो बच्चों, आप यहाँ तक की स्टडी कीजिए। मैं जल्दी से अगला वीडियो रिलीज़ करूँगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे अगले कंसेप्ट के लिए होगा। लेकिन ये जो आउटब्रेक ऑफ कोरोना अटैक है बच्चों, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि घर पे जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, उनका बहुत सारा ध्यान रखें। आप कंटिन्यूस बेसिस पे प्राणायाम करें। आप इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी को कंज्यूम करें, इम्यून सिस्टम को अच्छा करें। जितना हो सके एक्सरसाइज करें और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाने दें। थैंक यू।